नमस्कार विद्यार्थियों, हम भारतीय सरकार के विभिन्न अंगों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का अध्ययन किया पिछली कक्षाओं में। आज हम भारत की न्यायपालिका के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के अध्याय में हम सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में अध्ययन करेंगे। बाद में इसके कार्य एवं न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियों के बारे में भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका किस प्रकार गठन होता है, किस प्रकार से इसको कार्य करने के लिए शक्तियाँ प्राप्त है, भारतीय संविधान में इसका कहाँ उल्लेख किया गया है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आज हम देखते हैं, सबसे पहले जो न्यायपालिका है हमारी, उसकी संरचना किस प्रकार की है, किस प्रकार से ये बना हुआ, इसका ढांचा कैसा है। तो भारतीय संविधान में एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है। एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। किस प्रकार की है न्याय व्यवस्था? एकीकृत न्यायपालिका कैसी है? इकहरी न्यायपालिका। ये कहने का मतलब है कि राज्यों के लिए कोई अलग से कोई न्यायपालिका गठित नहीं है, जबकि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो राज्य के लिए अलग व्यवस्थापिका है, अलग कार्यपालिका है, लेकिन जो न्यायपालिका है वह पूरे भारत के लिए केंद्र व राज्यों के लिए एक ही है। तो इसलिए एकीकृत न्यायपालिका है, इकहरी न्यायपालिका है। भारतीय संविधान की विशेषताओं के अंदर भी हमने इसके बारे में देखा था कि भारत के संविधान के अंदर एक विशेषता है कि भारत के अंदर इकहरी न्यायपालिका पाई जाती है। तो इकहरी न्यायपालिका की स्थापना करता है। इसका अर्थ यह है कि विश्व के अन्य देश, संघीय देश, जो अलग विश्व के अन्य संघीय देश हैं, अमेरिका वगैरह के विपरीत भारत में अलग से प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं है। कोई राज्यों के लिए अलग से, प्रांतों के लिए अलग से कोई न्यायालय नहीं है। भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है। भारत में न्यायपालिका की संरचना कैसी है? पिरामिड की तरह। पिरामिड कैसे होता है? ऊपर से त्रिभुज की तरह एक पिरामिड का, ऊपर से एक सबसे ऊपर है वो सर्वोच्च न्यायालय है, उसके नीचे उच्च न्यायालय है, उसके नीचे जिला से, उसके नीचे सेशन कोर्ट। इस प्रकार से ये पिरामिड की संरचना के रूप में भारत के अंदर न्यायपालिका की संरचना स्थापित है। भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है। पिरामिड देखते हैं तो इसको सबसे ऊपर क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है भारत के अंदर। फिर उच्च न्यायालय है पिरामिड के अंदर, उसके देखते तो कुछ उच्च न्यायालय है वर्तमान में भारत में। सबसे नीचे जिला और अधीनस्थ न्यायालय है। नीचे के न्यायालय अपने ऊपर के न्यायालय के देखरेख में कार्य करते हैं। कहने मतलब जो जिला और अधीनस्थ न्यायालय है वे किसके देखरेख में काम करते हैं? उच्च न्यायालय की देखरेख में काम करते हैं। और ये उच्च न्यायालय है वे सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में कार्य करते हैं। आगे देखते हैं हम भारत का सर्वोच्च न्यायालय। जो भारत की सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय है, इसके फैसले सभी अदालतों में मान्य होते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला देता है वो उच्च न्यायालय में, जिला न्यायालयों में, अधीनस्थ न्यायालयों में सब जगह मान्य होता है। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के तबादले की सिफारिश कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय है वे हाई कोर्ट के जो जज है उनके स्थानांतरण कर सकता है, तबादले कर सकते हैं। तबादले का मतलब स्थानांतरण, ट्रांसफर कर सकता है इनके न्यायाधीशों का। ये किसी अदालत के मुकदमे को अपने पास मंगवा सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट है वे किसी भी कोर्ट के अंदर, न्यायालय के अंदर कोई भी मुकदमा चल रहा है, उस मुकदमे को क्या कर सकता है? अपने पास मंगा सकता है और खुद सुनवाई कर सकता है। ये किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे, कोई भी हाई कोर्ट के अंदर कोई भी मुकदमा चल रहा है को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है। जैसे कि राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर कोई भी मामला चल रहा है, उसको वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर स्थानांतरित कर सकता है। इस प्रकार की भी शक्ति सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। आगे देखते हैं उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय निचली अदालतों के फैसले पर दी गई अपील की सुनवाई कर सकता है। उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय के अंदर कोई भी निर्णय होता है, उस निर्णय के खिलाफ वापस जाकर उस पर अपील
की सुनवाई ये कर सकता है। मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है। जो रिट जारी करने की जो शक्ति थी उसके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही रिट जारी करने की शक्ति रखते हैं। तो मौलिक अधिकारों के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है के साथ साथ भारत का जो उच्च न्यायालय है अलग अलग राज्यों के, वो भी रिट जारी करने की शक्ति रखते हैं। राज्यों के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों को निपटारा कर सकते हैं। राज्य के क्षेत्राधिकार में जो भी मुकदमे आते हैं उसकी सुनवाई उच्च न्यायालय हाई कोर्ट कर सकती है। अपने अधीनस्थ अदालतों के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण का कार्य करते हैं ये। तो हाई कोर्ट है वो क्या करता है, अपने अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जिला न्यायालय होते हैं, उनके पर्यवेक्षण व नियंत्रण का कार्य करते हैं। इसके बाद में जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय के बारे में देखते हैं। तो जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई करती है कौन, जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और निचली अदालतों के फैसले यानी अधीनस्थ जो न्यायालय है इनके फैसलों पर की गई फैसले जो निर्णय होते हैं इनके अंदर उनकी अपील ये यहाँ पर होती है। जिला न्यायालय के अंदर इनकी अपील होती है। गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला देती है कौन, जिला न्यायालय। इसके बाद अधीनस्थ न्यायालय यह फौजदारी और दीवानी किस्म के मुकदमे पर विचार करती है। तो सबसे नीचे के स्तर की बात करते हैं तो यह अधीनस्थ न्यायालय आते हैं, और सबसे ऊपर की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भारत की न्यायपालिका के अंदर विद्यमान है। भारतीय संविधान का भाग 5, भारत के संविधान के अंदर टोटल जो 22 भाग है उनमें से जो भाग 5 है में अनुच्छेद 124 से 147, अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, इसकी स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियाँ और प्रक्रियाओं का वर्णन कर रखा है। अनुच्छेद 124 से 147 तक भाग 5 में सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियाँ तथा प्रक्रियाओं के बारे में वर्णन कर रखा है। भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन, जो भारत का उच्चतम न्यायालय है वह 28 जनवरी 1950 को गठित हुआ। भारत के अंदर स्वतंत्रता के बाद में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है वो कब से प्रारंभ हुई, 28 जनवरी 1950 से। भारत के संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय के लिए मूल रूप से दी गई व्यवस्था में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। जब भारत के अंदर 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई उस समय भारत के न्यायालय के अंदर एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश मिलाकर कुल 8 न्यायाधीश थे। न्यायाधीशों के अधिनियम किया गया, यानी ये न्यायाधीश बनाने का कानून बनाया गया। भारतीय संसद द्वारा न्यायाधीशों की मूल संख्या को 8 से, जो 8 मूल संख्या थी प्रारंभ में जब स्थापना हुई, उसको समय समय पर वृद्धि हुई इनके अंदर। तो कब कब वृद्धि हुई इनमें, 1956 में इनको बढ़ाकर 11 कर दिया गया, 1960 में इनको 14, 1978 के अंदर 18 कर दिया, 1986 के अंदर इनको 26 कर दिया इनकी संख्या, 2008 में 31 और 2019 में हाल ही में इनकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी, 34 कर दी। तो वर्तमान के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या पूछ ली जाए तो कितनी है, 34, जिनके अंदर क्या है, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है। एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 बराबर 34 वर्तमान के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या है। वर्तमान में वे 2 या 3 के छोटे न्यायपीठों, जिन्हें खंडपीठ कहा जाता है, के रूप में सुनवाई करते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब सुनवाई होती है तो एक जज बैठ के सुनवाई नहीं सुनता है, उसके अंदर या तो 2 जज एक साथ बैठते हैं या 3 जज एक साथ बैठकर ही कोई सुनवाई सुनते हैं, जिससे क्या कहते हैं, खंडपीठ कहा जाता है। 2 या 3 जजों की पीठ को क्या कहते हैं, खंडपीठ कहते हैं। संवैधानिक मामले, यानी संविधान से संबंधित कोई मामला हो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसा मामला आ जाए जो संविधान से संबंधित हो, ऐसे मामले
जिनमें विधि के मौलिक प्रश्नों की व्याख्या देनी हो। संविधान के संबंध में या कानून के रूप में किसी भी तथ्य की व्याख्या करनी हो, उसकी सुनवाई के लिए कम से कम 5 जज, कम से कम कितने जज होने चाहिए? 5 जज होना जरूरी है, या 5 या इससे अधिक न्यायाधीश की पीठ में, जिसे संवैधानिक पीठ, जिसे क्या कहते हैं? संवैधानिक पीठ कहा जाता है, के द्वारा की जाती है सुनवाई। संवैधानिक पीठ के द्वारा सुनवाई कब होती है? जब संवैधानिक मामला हो या कोई विधि संबंधी कोई तथ्य की व्याख्या करनी हो, जिसकी सुनवाई 5 जजों की पीठ कर रही हो या 5 से अधिक जजों की पीठ कर रही हो, तो उसको संवैधानिक पीठ कहा जाता है। भारतीय न्यायपालिका के अंदर जब जजों की पीठ की बात करें तो आज तक सबसे बड़ी पीठ वो बैठी है, वो 11 जजों की बैठी है। कितने जजों की? 11 जजों की। और वो मामला कौन सा था? केशवानंद भारती बनाम भारत संघ का मामला, जिसके अंदर मूल अधिकारों को प्रस्तावना से संबंधित, संविधान संशोधन संबंधी तथ्यों की व्याख्या से संबंधी यह मुद्दा था, जिसके अंदर 6-5 के बहुमत से उस पीठ ने डिसीजन सुनाया था। आगे देखते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट है, उसके जजों की नियुक्ति कैसे होगी? तो इसके बारे में संविधान में क्या लिखा हुआ है? संविधान में 33 न्यायाधीश तथा 1 मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 33 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश मिलाकर 34 न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान भारतीय संविधान में कर रखा है। उच्चतम न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के परामर्शानुसार की जाती है। और राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति किसके परामर्श से करता है? उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के जजों के परामर्श से ही करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस प्रसंग में राष्ट्रपति को परामर्श देने से पूर्व अनिवार्य रूप से 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह, जब राष्ट्रपति को न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश परामर्श देता है, तो उससे पहले वह अनिवार्य रूप से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जो 4 न्यायाधीश है उनसे परामर्श करेगा, उन 4 जजों से परामर्श करता है तथा इस समूह से प्राप्त परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। जो 4 जजों से परामर्श हुआ है उसके आधार पर मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। और इस व्यवस्था को कॉलेजियम व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? कॉलेजियम व्यवस्था कहते हैं। इस कॉलेजियम व्यवस्था से के अनुसार, इसके प्रस्ताव के अनुसार ही जजों की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 124(2) संविधान का अनुच्छेद 124(2) के अनुसार मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह लेगा। जो राष्ट्रपति है वो मुख्य न्यायाधीश की जब नियुक्ति कर रहा है तो वो अपनी इच्छा अनुसार सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है, सुप्रीम कोर्ट के जजों से सलाह लेता है। वे अन्य जजों की नियुक्ति के समय उसे अनिवार्य रूप से मुख्य न्यायाधीश की सलाह माननी पड़ती है। तो कहने मतलब जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, तो उसके समय राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है, लेकिन अन्य जजों की नियुक्ति के समय वह अनिवार्य रूप से मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेता है। शपथ, न्यायाधीशों की शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए नियुक्ति न्यायाधीशों को अपना कार्यभार संभालने से पूर्व राष्ट्रपति या इस कार्य के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष निम्नलिखित शपथ लेनी होती है, जिसके अंदर एक प्रावधान बना रखा है कि क्या शपथ होती है कि संविधान की रक्षा किस प्रकार से करेंगे, संविधान को बचा कर रखने की वो शपथ लेते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? कोई भी
व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता रखना अनिवार्य है, तो उसके लिए सबसे पहले कि भारत का नागरिक हो, वे भारत का नागरिक हो, कम से कम 5 साल तक, कम से कम 5 साल तक किसी उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट का न्यायाधीश या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, यानी कम से कम 5 साल तक हाई कोर्ट का उच्च न्यायालय का वो न्यायाधीश रहा हो लगातार, या किसी उच्च न्यायालय या न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता यानी वकील रहा हो, हाई कोर्ट के अंदर वे 10 साल तक वकील के रूप में कार्य कर चुका हो, या वह व्यक्ति राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो, यानी विधि का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति हो, राष्ट्रपति की राय में राष्ट्रपति को ऐसा लगना चाहिए। कार्यकाल कब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं, तो कार्यकाल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित है, यानी जब तक वो 65 साल पूरी नहीं कर लेते तब तक वे न्यायाधीश बने रहते हैं। न्यायाधीशों को केवल महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की जैसी जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है, उस प्रकार की प्रक्रिया के द्वारा दुर्व्यवहार या असमर्थता के सिद्ध होने पर संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो या तो वो 65 साल पूरे नौकरी करेगा न्यायाधीश के रूप में, या उसको महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। आगे देखते हैं पदच्युत, यानी इसको हटाने का क्या सिस्टम है। तो पद से हटाने की बात करते हैं तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति तब पदच्युत करेगा, कब? जब संसद के दोनों सदनों द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा कम से कम 2/3 उपस्थित तथा मत देने वाले तथा सदन में कुल बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जो कि किसी सिद्ध कदाचार, किस प्रकार का सिद्ध कदाचार या असक्षमता के आधार पर लाया गया हो, उस पर आरोप कैसा होना चाहिए न्यायाधीश पर? सिद्ध कदाचार का, यानी कि उस पर कदाचार भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध हो जाना चाहिए, उसके बाद ही इस प्रकार का प्रस्ताव लाया जा सकता है। और या असक्षमता, वो कार्य करने में सक्षम नहीं हो के आधार पर लाया गया प्रस्ताव अनुच्छेद 124(5) में वह प्रक्रिया वर्णित है जिससे जज पदच्युत होते हैं। ये प्रक्रिया कहाँ उल्लेखित है? अनुच्छेद 124(5) में। संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। यह प्रस्ताव संसद के किसी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है। लोकसभा में यदि प्रस्ताव लाया जाता है तो 100 सदस्य, और राज्यसभा में यदि प्रस्ताव लाया जाता है तो 50 सदस्यों का समर्थन होना अनिवार्य है उस प्रस्ताव में पहले से ही। अगर प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया है तो लोकसभा के 100 सदस्य उस प्रस्ताव के समर्थन में हो पहले से, और राज्यसभा में लाया जाता है तो 50 सदस्य उस प्रस्ताव के समर्थन में होना अनिवार्य, तभी वह प्रस्ताव लाया जा सकता है। अभी तक सिर्फ एक बार किसी जज के विरुद्ध जांच की गई, वे जज थे रामास्वामी। वे जज कौन थे? रामास्वामी। दोषी सिद्ध हो गए, यह सब या लाया गया प्रस्ताव, तो वे दोषी भी सिद्ध हो गए, किंतु संसद में आवश्यक बहुमत के अभाव के चलते प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सका था। तो एक बार ही जो जज थे रामास्वामी, उनके खिलाफ ये प्रस्ताव लाके वहाँ पर सिद्ध करने की कोशिश हुई, लेकिन पारित नहीं हुआ। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार के बारे में हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सी शक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है और किस किस प्रकार के ये मामले सुनती है। नमस्कार।